प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राज्य के स्वरूप का 8वां सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। क्या राज्य के स्वरूप का 8वां सिद्धांत ले रहे हैं, जिसे किस नाम से संबोधित कर रहे हैं हम? मार्क्सवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण, अर्थात राज्य के स्वरूप के ऊपर आज हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत या दृष्टिकोण को मैं आपको समझाऊं, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूं, उसका मेरा मूल लक्ष्य यही है कि मैं राजनीति विज्ञान को मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को गंभीरता से, गहराई से, राजनीति के अंतः स्थल में जाकर के उसकी एक एक परत को उठा करके मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से राजनीति विज्ञान को समझा सकूं। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि व्यवस्थित रूप में राजनीति विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस मेरे YouTube चैनल पर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को उपलब्ध कराऊंगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, चाहे फिर वह स्नातक स्तर की बात हो, स्नातकोत्तर स्तर की बात हो, या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की बात हो, बशर्ते कि वह विद्यार्थी राजनीति विज्ञान का है, राजनीति विज्ञान से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध होगा। आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने लगभग 500 लेक्चर अभी तक अपलोड कर दिए हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, राज्य के स्वरूप का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत या दृष्टिकोण। ठीक है बेटा, अब देखो, वास्तव में जब हम राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करते हैं, चाहे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास की बात हो या भारत के राजनीतिक चिंतन के इतिहास की बात हो। भारत की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिएगा, मनु की मनुस्मृति है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, शुक्र की शुक्र नीति सार है, तो हम यहाँ से इसको मतलब जो है प्रारंभ कर सकते हैं। तो भारत में भी मनु, कौटिल्य और शुक्र ने राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्य, राज्य के अंग, राज्य के लक्ष्य, व्यक्ति और राज्य के संबंधों के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, अपने विचार दिए हैं, अपने सिद्धांत दिए। ठीक इसी प्रकार से पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो यदि हम इसकी व्यवस्थित रूप में शुरुआत माने तो प्लेटो से मान सकते हैं, क्योंकि प्लेटो को ही राजनीति दर्शन का जनक माना जाता है। तो वास्तव में प्लेटो ने भी, अरस्तु ने भी, एक्विनास ने भी, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, ग्रीन, लास्की, कार्ल मार्क्स, ढेरों राजनीतिक विचारक हैं, इन सभी ने भी राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्यों, इसी के साथ में राज्य के तत्व और व्यक्ति और राज्य के संबंधों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो वास्तव में पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास में राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्यों और व्यक्ति और राज्य के संबंधों के संबंध में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। और जो राज्य की प्रकृति के बारे में विभिन्न सिद्धांत दिए हैं, इन सिद्धांतों को ही विविध परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, यहाँ विविध परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है या विविध परिप्रेक्ष्य भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ नोट किया है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, आप इसको मार्क्सवादी सिद्धांत भी नोट कर सकते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो राज्य के स्वरूप को समझना है, अर्थात वास्तविक रूप में राज्य की प्रकृति के बारे में ये सिद्धांत क्या कहता है, राज्य के कार्यों के बारे में सिद्धांत क्या कहता है, और व्यक्ति और राज्य के संबंधों के बारे में ये सिद्धांत क्या कहता है, इसको हमें समझना है। और जब ये सारी बात समझ में आ जाती है तो डेफिनेटली राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो मूल विषय वस्तु होती है बेटा, वो राज्य ही होता है, उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो राज्य ही होता है। इसलिए राज्य की अवधारणा को हमें व्यापक रूप में समझना है। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि राज्य के स्वरूप के ऊपर जितने भी सिद्धांत हैं, सभी सिद्धांत मैं आपको क्रमबद्ध रूप में समझाऊंगा। आज हम 8वें सिद्धांत की बात करें, और राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वो भी मैंने सारे के सारे अपलोड कर दिए, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में। यस, ये डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया जिससे कि आप ये सारी बातें समझ सकें। ध्यान दें, मैंने यहाँ नोट किया, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में, चाहे वह भारत की राजनीतिक चिंतन के इतिहास की बात करें या पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास की बात करें, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में राज्य की प्रकृति,
कार्यों तथा व्यक्ति और राज्य के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से हम आज 8वां सिद्धांत ले रहे हैं। 7 सिद्धांत मैंने अपलोड कर दिए। लगभग महत्वपूर्ण जो सिद्धांत वो 15 हैं, तो 15 के 15 सिद्धांत मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। तो आज हम 8वां सिद्धांत ले रहे हैं, मार्क्सवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण। यस, अब यहाँ राज्य की प्रकृति से जो जुड़े विभिन्न सिद्धांत हैं, जिसमें जिनकी संख्या लगभग 15 है, राज्य की प्रकृति से जुड़े जो ये सिद्धांत है इनको विविध परिप्रेक्ष्य भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ परिप्रेक्ष्य ही नोट किया है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी सिद्धांत। यस ये स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो ये राज्य की प्रकृति है, कार्य है, व्यक्ति और राज्य के संबंध है, इनके बारे में ये मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है। मैंने यहाँ पर सार रूप में सारी बातें नोट कर दी हैं। अगर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी केवल आप इतनी सी बात भी समझ जाते हैं तो ये पूरा का पूरा लेक्चर आपकी समझ में आ जाएगा। यस, मैंने यहाँ लिखा है 8, मतलब राज्य के स्वरूप का 8वां सिद्धांत कौन सा, मार्क्सवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य। अब देखिए बेटा, यहाँ देखो जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत है जिसके के मुख्य प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स, और जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और एंगेल्स, इसके मुख्य प्रवर्तक हैं। किसके, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब जो मार्क्सवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य है या इसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स और एंगेल्स, वो क्या कह रहे हैं, इनका कहना है कि राज्य न तो प्राकृतिक संस्था है और न ही नैतिक संस्था है। नोट करें, एग्जाम पूछ लिया जाता है, विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं। अब मान लो प्लेटो और अरस्तु की बात आती है तो प्लेटो तो राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं, अरस्तु भी राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं, प्राकृतिक संस्था मानते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स और एंगेल्स अर्थात मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कह रहा है कि राज्य न तो प्राकृतिक संस्था है और न नैतिक संस्था है, मतलब राज्य न तो प्राकृतिक संस्था और न नैतिक संस्था है। तो इसकी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि राज्य की प्रकृति क्या है। स्पष्ट कह दिया कि राज्य न तो प्राकृतिक संस्था है और न नैतिक संस्था है, जबकि प्लेटो और अरस्तु राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं। यस, आप ध्यान देंगे। और जो अराजकतावादी हैं वो कहते हैं कि राज्य अनावश्यक है, और जो उदारवादी हैं वो कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो ये राज्य की प्रकृति के बारे में अलग अलग जो सिद्धांत है अलग अलग बातें कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मार्क्सवादी सिद्धांत को समझना है। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कह रहा है कि राज्य न तो प्राकृतिक संस्था है और न नैतिक संस्था है। तो फिर क्या है ये, ध्यान दें, यह है कृत्रिम उपकरण है। मतलब मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य कह रहा है कि राज्य एक कृत्रिम उपकरण है, मतलब एक जो है बनावटी उपकरण है जिसका निर्माण किया गया है। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य राज्य को निम्न में से क्या मानता है, तो आपका आंसर होगा कृत्रिम उपकरण मानता है। कृत्रिम उपकरण मानता है। कैसे मानता है, ध्यान दे, यहां पर मैंने नोट किया कि उदारवादी मान्यताओं के विपरीत, मतलब जो उदारवाद की मान्यताएं हैं उनके विपरीत ये अपना तर्क देता है। उदारवादी मान्यताओं के विपरीत क्या तर्क दे रहा है कि राज्य न तो जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है और न परस्पर विरोधी हितों के सामंजस्य का साधन है। मतलब जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य ये कह रहा है, चूंकि उदारवादी मान्यता तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि राज्य जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है और परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करता है। ये तो उदारवादी मान्यता कहती है, उदारवादी विचारधारा कहती है, उदारवादी दृष्टिकोण कहता है, उदारवादी परिप्रेक्ष्य कहता है। लेकिन जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है ये उदारवादी मान्यताओं के विपरीत तर्क देता है, मतलब उदारवादी मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता है। और विपरीत तर्क क्या दे रहा है कि राज्य न तो जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। मतलब मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य कह रहा है कि राज्य न तो जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है, समझ रहे हैं आप, और न परस्पर विरोधी हितों के सामंजस्य का साधन है, और ना ही ये जो विरोधी, यहां मैंने लिखा है विरोधी हित जो होते हैं उन हितों के बीच में सामंजस्य भी स्थापित नहीं करता है, सामंजस्य स्थापित करने का साधन भी नहीं है राज्य। कौन कह रहा है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य कह रहा है। बल्कि राज्य तो अस्तित्व में तब आता है जब निजी संपत्ति के आधार पर समाज दो परस्पर वर्गों में विभाजित हो जाता है। ये इसका उत्तर है। मतलब मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य कह रहा है कि राज्य अस्तित्व में कब आता है, इसका उत्तर है कि राज्य अस्तित्व में तब आता है कब, जबकि निजी संपत्ति के आधार पर समाज दो परस्पर विरोधी वर्गों में बंट जाता है। एक तरफ धनवान वर्ग और दूसरी तरफ निर्धन वर्ग। यस, एक तरफ धनवान वर्ग, दूसरी तरफ निर्धन वर्ग। जो धनवान वर्ग होता है उसके हाथों में शासन शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति होती है, और जो निर्धन वर्ग होता है वह वास्तविक रूप में जो धनवान वर्ग होते हैं इनके आदेशों का पालन करते हैं।
यस। तो यहाँ पर जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है इसका कहना है कि राज्य अस्तित्व में तब आता है जबकि निजी संपत्ति के आधार पर समाज दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित हो जाता है, बट जाता है, एक तरफ धनवान वर्ग और दूसरी तरफ निर्धन वर्ग। और जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है, जो धनवान होता है, जो पूंजीपति होता है, इसका कहना है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग भी वही करता है। कौन? मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है ये। जबकि जो निर्धन वर्ग होता है उसके पास में धन नहीं है, उत्पादन के साधनों के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है, तो ये राजनीतिक शक्ति का प्रयोग भी नहीं करता है। यह तो केवल वास्तविक रूप में धनवान वर्ग के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उन आदेशों का पालन करता है बस। मतलब वास्तव में धनवान वर्गों के हाथों में राजनीतिक शक्ति होती है, इसलिए ये इस शक्ति के बल पर निर्धन वर्ग का शोषण करते हैं। इसलिए मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि राज्य तो शोषण का एक उपकरण है। यस, क्या कहते हैं ये कि राज्य तो एक शोषण, मतलब राज्य एक शोषण का उपकरण है और राज्य की स्थापना तो पूंजीपतियों ने अपनी सुरक्षा के लिए की है। ये बात कहता है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत। तो आशा करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। यस, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने यहां लिखा है कि इस सिद्धांत की मुख्य मान्यताएं इस प्रकार है। मतलब मार्क्सवादी सिद्धांत को यदि आपको समझना है तो विशेषकर आप जो है 1 to 2 बिंदु के आधार पर आप इसके राज्य के स्वरूप को समझ सकते हैं कि राज्य के स्वरूप के बारे में मार्क्सवादी सिद्धांत ने क्या बातें कही है। हाँ, यहाँ जैसे मैंने लिखा 6 अवस्थाएं, इसको थोड़ा सा मैं संकेत देना चाहूँगा आपको। बेटा देखो, जैसे यहाँ मैंने लिखा ना कि भाई ये मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य कहता है या कार्ल मार्क्स एंगल्स कहते हैं कि राज्य अस्तित्व में तब आता है जब निजी संपत्ति के आधार पर समाज दो परस्पर विरोधी वर्गों में बट जाता है, एक तरफ धनवान वर्ग, दूसरी तरफ निर्धन वर्ग। और जो धनवान वर्ग होता है उसके हाथों में राजनीतिक शक्ति होती है, मतलब जिसके हाथों में आर्थिक शक्ति होती है वही राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। ये बात कहता है ये सिद्धांत, ध्यान देना है बेटा। फिर मैंने 6 अवस्थाएं यहाँ क्यों लिखी? इसलिए लिखी है क्योंकि वास्तविक रूप में जब हम मार्क्सवाद का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई है। जैसे प्रारंभिक अवस्था बताई आदिम अवस्था। आदिम अवस्था में इन्होंने कहा है कि आदिम अवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में संपत्ति का उदय नहीं हुआ था, किसी भी रूप में वहाँ पर कोई वर्ग संघर्ष नहीं था, क्योंकि वहाँ वास्तव में वर्ग का अस्तित्व ही नहीं हुआ था। तो कोई वर्ग संघर्ष नहीं था, कोई वर्ग संघर्ष नहीं था, तो वहाँ पर राज्य की आवश्यकता नहीं थी। आदिम अवस्था में राज्य नहीं था, मतलब आदिम अवस्था एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे क्या होता है, आदिम अवस्था के बाद में फिर जो है दास अवस्था आती है, और दास अवस्था के अंतर्गत स्वामी और दास ये 2 वर्ग बन जाते हैं। और जब ये 2 वर्ग बन जाते हैं तो वास्तविक रूप में यहाँ पर शोषण की शुरुआत हो जाती है, स्वामी दासों का शोषण करते हैं। फिर सामंती अवस्था आती है, सामंती अवस्था में भी वास्तविक रूप में किसान और सामंत 2 वर्ग बन जाते हैं, दोनों में वर्ग संघर्ष होता है अपने अपने हितों के लिए। तो यहाँ पर भी जो है हम कहेंगे कि वास्तविक रूप में एक वर्ग दूसरे का शोषण कर रहा है। कौन किसका शोषण कर रहा है? जिसके पास में आर्थिक शक्ति है वो राजनीतिक शक्ति का भी प्रयोग करता है, और जो यहाँ पर दास है उनका शोषण किया जाता है, मतलब स्वामी दास का शोषण करते हैं। चौथी अवस्था आती है पूंजीवादी अवस्था। पूंजीवादी अवस्था के अंतर्गत भी 2 वर्ग हो जाते हैं, एक तरफ बुर्जुआ और दूसरी तरफ सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं? जो पूंजीपति होते हैं। सर्वहारा किसे कहते हैं? जो मजदूर श्रमिक होते हैं। तो यहाँ पर भी जो आर्थिक शक्ति होती है वो पूंजीपतियों के हाथ में होती है, मतलब वास्तविक रूप में बुर्जुआ वर्ग के हाथ में होती है। इसी कारण वो राजनीतिक शक्ति का भी प्रयोग करते हैं और सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जाता है। 4 अवस्थाएं होंगी। उसके बाद में मार्क्स का कहना है कि 5वीं अवस्था आती है सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र या सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। मतलब यहाँ आकर करें वास्तविक रूप में मैं क्या करूँ, यहाँ आकर के वास्तविक रूप में श्रमिक और मजदूरों का जो है शासन सत्ता में प्रवेश होता है, और संपूर्ण सत्ता का प्रयोग तानाशाही के रूप में सर्वहारा वर्ग के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये सर्वहारा वर्ग के द्वारा जो सत्ता का प्रयोग किया जाता है वह कुछ समय के लिए किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? जिससे कि पूंजीपतियों का सफाया किया जाए। उसके बाद में 6ठी अवस्था आती है साम्यवादी अवस्था, और इस साम्यवादी अवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में चूंकि 5वीं अवस्था में जो सर्वहारा वर्ग है वह प्रयास कर रहा है कि समाज में पूर्ण रूप में समानता स्थापित हो और पूंजीपतियों का सफाया हो। जब पूंजीपतियों का सफाया हो जाएगा तो 6ठी अवस्था में साम्यवादी अवस्था में वास्तविक रूप में सभी व्यक्ति समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, उत्पादन के साधनों के ऊपर समाज का अधिकार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कोई वर्ग नहीं होंगी, वर्ग नहीं होंगी तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो फिर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए 6ठी अवस्था साम्यवादी अवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। और मार्क्सवाद का जो अंतिम लक्ष्य है वह यही है
है कि एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना हो। तो ये 6 अवस्थाएं जो मैंने लिखी है, 6 अवस्थाओं का संकेत जो किया है ये मैं थोड़ा सा आपको बतला दिया है। बाकी मार्क्सवाद के ऊपर मैंने कितने ही लेक्चर अपलोड कर दिए, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर्गत या पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत, वहाँ पर और भी डिटेल्स आपको मिलेगा। चूँकि यहाँ पर मैं मुझे ये बताना अति आवश्यकता, जिससे कि आप इस लेक्चर को ठीक से समझ सके। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं। नंबर 1, पहली मान्यता है कि राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण है। अब ध्यान देंगे, जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत है, इसकी जो पहली मान्यता है, मैं फिर कह रहा हूँ, इसके मुख्य प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और एंगेल्स से, ध्यान रखना है आपको, ठीक है बेटा। और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक भी कौन है? कार्ल मार्क्स हैं, ये भी नोट करेंगे आप। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है बेटा। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो पूंजी है, मतलब कैपिटल नाम से है इनकी पूंजी, मतलब जो बुक्स का नाम है कैपिटल, पूंजी, हिंदी अर्थ पूंजी होगा, तो कैपिटल या पूंजी नामक पुस्तक इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप ध्यान देंगे तो यहाँ ये इनकी जो पहली मान्यता है वह है राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण है। मतलब ये जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है वो ये कह रहा है कि राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण है। मतलब वास्तविक रूप में जो राज्य है वह प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण है। तो प्रभुत्वशाली कौन होगा? जिसके हाथों में उत्पादन के साधन होंगे, जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति होगी, वही राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करेगा। और जो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है वास्तविक रूप में वहां जो ये राज्य है ये प्रभुत्वशाली वर्ग का ही उपकरण है। मतलब ये जो वास्तव में निर्धन वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उनके लिए ही एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। मतलब उन लोगों का शोषण करता है ये, इसलिए राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण है। कैसे? ध्यान दें, राज्य के वर्ग सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति के हाथ की कठपुतली है। नंबर 1 बात नोट करें, मतलब जो राज्य का ये वर्ग सिद्धांत है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, राज्य के वर्ग सिद्धांत, क्योंकि यहाँ मैंने स्पष्ट लिखा है समाज में जब दो परस्पर वर्ग विभाजित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, धनवान और निर्धन, तब जो है राज्य अस्तित्व में आता है। तो वास्तविक रूप में यहाँ पर जो राज्य अस्तित्व में आता है वर्ग संघर्ष के कारण आता है। भाई मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार आप ये नोट करेंगे कि राज्य का जन्म वर्ग संघर्ष के कारण होता है। किसके कारण होता है? वर्ग संघर्ष के कारण होता है। तो यहाँ पर राज्य के वर्ग सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर, आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर के हाथ की कठपुतली है। मतलब राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति का हाथ की कठपुतली। क्यों? मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर जैसे ये धनवान वर्ग और निर्धन वर्ग है, चूंकि जो धनवान वर्ग होता है वही राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है, तो वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति का हाथ की कठपुतली है। तो जो धनवान होंगे, चाहे देखो 6 अवस्थाएं हैं, इन 6 अवस्थाओं में आप प्रथम अवस्था और अंतिम छठी अवस्था जो साम्यवादी अवस्था है और प्रथम जो आदिम अवस्था है उसको छोड़ देंगे। बाकी बीच में जो 4 अवस्थाएं आती है, 4 अवस्थाओं में यही तो क्रम होता है कि जो धनवान होता है वो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है और जो निर्धन होते हैं उनका शोषण किया जाता है। आप 4 अवस्थाओं में ये बातें देख सकते हैं। कौन कौन सी अवस्था में? दास अवस्था में, सामंत अवस्था में, पूंजीवादी अवस्था में, और इसके बाद में जो सर्वहारा वर्ग की अवस्था है, इसके अंतर्गत भी हालांकि पूंजीवादी वर्ग का सफाया किया जा रहा है, शोषण तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन वहां उसका सफाया इसलिए किया जा रहा है जिससे कि वर्ग व्यवस्था समाप्त हो जाए। ठीक है, तो विशेषकर शोषण की बात 3 अवस्थाओं में आती है, तो ध्यान देंगे। फिर यहां समझे इसको कि धनवान प्रभुत्वशाली और निर्धन पराधीन वर्ग है। मतलब यहाँ जो मार्क्सवादी सिद्धांत वो ये कहता है कि जो धनवान होते हैं, मतलब जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति होती है या जिनके हाथों में उत्पादन के साधन होते हैं, भूमि पूंजी श्रम संगठन और साहस, इनका जो मालिक होता है वो धनवान होता है। तो वास्तविक रूप में जो वर्ग धनवान होता है, संपत्तिशाली होता है, उसी के द्वारा वास्तविक रूप में जो है राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो धनवान वर्ग होता है वह क्या होता है? प्रभुत्वशाली होता है, मतलब उसके द्वारा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जो निर्धन होता है वास्तविक रूप में उसके हाथों में ना तो कोई आर्थिक शक्ति होती है और आर्थिक शक्ति नहीं होती, उत्पादन के साधन इसके पास नहीं होती, उत्पादन के साधनों का ये मालिक नहीं होता है, तो ये राजनीतिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता है। इसलिए जो निर्धन वर्ग होता है वास्तविक रूप में पराधीन वर्ग होता है। क्या होता है? वो पराधीन वर्ग होता है। तो यहाँ पर 2 वर्ग बन गए, एक तरफ प्रभुत्वशाली और दूसरा पराधीन वर्ग। तो यहाँ मूल बात यह है कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति के हाथ की कठपुतली है। तो वास्तविक रूप में यहाँ पर जो धनवान है ये प्रभुत्वशाली क्यों है? क्योंकि वास्तव में इनके हाथों में राजनीतिक शक्ति है, और निर्धन पराधीन इसलिए क्योंकि इनके हाथों में राजनीतिक शक्ति नहीं है, क्योंकि आर्थिक शक्ति नहीं है तो राजनीतिक शक्ति भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो धनवान है वो प्रभुत्वशाली होते हैं और जो निर्धन होते हैं वो पराधीन होते हैं। फिर अगली जो बात है
वर्ग सिद्धांत कह रहा है कि समाज और राज्य में स्पष्ट अंतर मानता है। मतलब जो ये वर्ग सिद्धांत है भाई, सीधी सी बात है, मार्क्सवादी सिद्धांत ये कह रहा है कि भाई राज्य अस्तित्व में तब आता है जब निजी संपत्ति के आधार पर समाज दो परस्पर विरोधी वर्गों में बढ़ जाता है, धनवान और निर्धन। तो ये बात आ रही है यहाँ पर, धनवान और निर्धन दो परस्पर विरोधी वर्गों में जब बढ़ जाता है तो राज्य अस्तित्व में आता है। मतलब वर्ग संघर्ष के कारण राज्य अस्तित्व में आता है, इसलिए इसको वर्ग का सिद्धांत कहा जाता है। तो वर्ग सिद्धांत समाज और राज्य में स्पष्ट अंतर मानता है। मतलब वास्तविक रूप में जो ये मार्क्सवादी सिद्धांत है जिसमें कि वर्ग सिद्धांत की चर्चा की जाती है, ये समाज और राज्य में स्पष्ट अंतर मानता है। आपको नोट करना है, अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं। कैसे कि ये समाज को प्राकृतिक संस्था मानता है जबकि राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है। ध्यान दें, यहाँ ये समाज को प्राकृतिक संस्था मानता है जबकि राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है। अगर हम अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु राज्य और समाज इन दोनों को ही प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था मानता है। नोट करनी ही बात आपको, ये समाज को प्राकृतिक संस्था मानता है जबकि राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है। क्यों? राज्य का निर्माण संपूर्ण समाज ने सबके हित साधन के लिए नहीं किया बल्कि धनवान वर्ग ने अपने स्वार्थ साधन के लिए किया है। अतः राज्य किसी भी युग में 6 अवस्थाएं हैं ना, ये मैंने आपको बताई, किसी भी युग में किसी भी देश में राज्य जो अधिकार स्थापित करता है वे प्रभुत्वशाली वर्ग के अधिकार होते हैं, चाहे व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का कितना ही बड़ा दावा न क्यों किया जाए। अब ध्यान दें, मतलब समाज को ये प्राकृतिक संस्था मानता है और राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है। इसलिए वास्तविक रूप में राज्य की जो स्थापना होती है वह समाज के बाद में होती है, और राज्य का निर्माण संपूर्ण समाज ने सबके हित साधने के लिए नहीं किया बल्कि धनवान वर्ग ने अपने स्वार्थ साधने के लिए किया है। मतलब ये जो वर्ग सिद्धांत है वो ये कह रहा है कि राज्य का निर्माण संपूर्ण समाज ने सबके हित साधने के लिए नहीं किया है बल्कि धनवान वर्ग ने अपने स्वार्थ साधने के लिए है। मतलब पूंजीपतियों ने अपने स्वार्थ के लिए ही राज्य का निर्माण किया है। मतलब पुलिस व्यवस्था की स्थापना, यहाँ पर न्यायालय की स्थापना, ये सब धनवान वर्ग ने, पूंजीपति वर्ग ने अपनी रक्षा के लिए की है। ये सिद्धांत ये कह रहा है। फिर मैंने आगे लिखा है, अतः राज्य किसी भी युग में किसी भी देश में, अब ध्यान देंगे, राज्य किसी भी युग में, कोई भी युग हो और किसी भी देश में, पूरी दुनिया की बात है, किसी भी देश में राज्य जो अधिकार स्थापित करता है, मतलब राज्य व्यक्ति को जो अधिकार देता है, जैसे आप भारतीय संविधान की बात करते, भारतीय संविधान के अंतर्गत अध्याय 3 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, तो उनकी तरफ संकेत कर रहा है ये कि राज्य जो अधिकार स्थापित करता है वे प्रभुत्वशाली वर्ग के अधिकार होते हैं। मतलब ये जो वर्ग सिद्धांत है या मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है वो ये कह रहा है कि वे प्रभुत्वशाली वर्ग के अधिकार होते हैं। मतलब राज्य जो अधिकार देता है जनता को वो वास्तविक रूप में जनता के अधिकार नहीं होते हैं बल्कि प्रभुत्वशाली वर्ग के अधिकार होते हैं। प्रभुत्वशाली कौन होते हैं? जो धनवान होते हैं, जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति होती है, और जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति होती है वही राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए वास्तविक रूप में जनसाधारण के कोई अधिकार नहीं होते हैं। यहाँ ये मार्क्सवादी सिद्धांत कह रहा है कि अधिकारों का प्रयोग वही करते हैं जो कि धनवान होते हैं, जो कि संपत्तिशाली होते हैं, जो कि वास्तविक रूप में प्रभुत्वशाली होते हैं। इसलिए लिखा है कि चाहे व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का कितना ही बड़ा दावा क्यों न किया जाए। मतलब वर्ग सिद्धांत ये कह रहा है या मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य ये कह रहा है कि चाहे व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का कितना ही बड़ा दावा क्यों नहीं किया गया, संविधान में चाहे कितना ही बड़ा दावा क्यों न किया जाए, लेकिन वास्तविक रूप में अधिकारों का प्रयोग केवल प्रभुत्वशाली वर्ग ही करता है। क्यों? क्योंकि ये धनवान होते हैं, आर्थिक शक्ति इनके पास होती है, उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं। तो वास्तविक रूप में जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति होती है वही राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने यह प्रारंभ में लिखा है कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति के हाथ की कठपुतली है। ये बात ये कहता है मार्क्सवादी सिद्धांत, क्या कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति के हाथ की कठपुतली है। देखो, वास्तविक रूप में मार्क्सवाद ये कहता है कि जो अर्थव्यवस्था होती है, जो आर्थिक शक्ति होती है, अन्य सभी व्यवस्थाओं का आधार होता है। आधार आर्थिक शक्ति है, अर्थव्यवस्था है, जबकि अधिरचना जो राजनीति है, धर्म है, कानून है, वो वास्तविक रूप में अधिरचना है। मतलब उनकी जो स्थापना होती है, उनका जो निर्माण होता है, मैं ये कहूँगा यहाँ कानून, संस्कृति, धर्म, न्याय, ये सब वास्तविक रूप में
अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे ही अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है वैसे ही समाज की अन्य सभी व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अर्थव्यवस्था को कार्ल मार्क्स ने वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था का आधार माना है, जबकि अन्य सभी व्यवस्थाओं को अधिरचना माना है। इसलिए आधार में जैसे परिवर्तन होता है, अर्थव्यवस्था में जैसे परिवर्तन होता है, आर्थिक शक्ति में जैसे परिवर्तन होता है, आर्थिक संबंधों में जैसे परिवर्तन होता है, अन्य सभी व्यवस्थाओं में अर्थात राजनीति में, धर्म में, कानून में, संस्कृति में, नैतिकता में, न्याय में, सब में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए आधार अर्थव्यवस्था है और अधिरचना अन्य व्यवस्थाएं हैं। ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए बेटा, अब यहां पहली जो मान्यता है वो तो ये है कि राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण, मतलब जो राज्य है वास्तविक रूप में वह जो धनवान वर्ग होता है जिसके हाथों में आर्थिक शक्ति होती है, वास्तविक रूप में उसका एक उपकरण मात्र है। मतलब अपने स्वार्थ के लिए जो है पूंजीपति राज्य का एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं। इसका मूल जो निष्कर्ष है वो ये है। अब दूसरी मान्यता है राज्य पराधीन वर्ग के शोषण का साधन है। अब ध्यान दें बेटा, यहाँ राज्य पराधीन वर्ग के शोषण का साधन है। अब जरा गौर करिए, राज्य पराधीन वर्ग के शोषण का साधन है। पराधीन वर्ग कौन सा है? देखो मैंने यहाँ नोट किया है कि जो निर्धन होते हैं, जिनके हाथों में वास्तव में आर्थिक शक्ति नहीं होती है, जिनके हाथों में वास्तविक रूप में उत्पादन के साधन नहीं होते हैं, जो उत्पादन के साधनों के मालिक नहीं होते हैं, वो बेचारे केवल मजदूरी करते हैं, श्रम करते हैं। तो वास्तविक रूप में जो निर्धन होते हैं ना, इनके हाथों में ना तो आर्थिक शक्ति होती है ना राजनीतिक शक्ति होती है, इसलिए ये क्या कहलाता है? पराधीन वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर राज्य पराधीन वर्ग के शोषण का साधन है, मतलब राज्य वास्तविक रूप में जो निर्धन होते हैं, दीनहीन होते हैं, केवल इस पराधीन वर्ग के शोषण का साधन है। मतलब मार्क्सवादी सिद्धांत ये कहता है कि वास्तविक रूप में जो राज्य है, राज्य की स्थापना ही पराधीन वर्ग के शोषण के लिए की गई है और पूंजीपतियों की या प्रभुत्वशाली वर्ग की रक्षा के लिए राज्य की स्थापना की गई है। ये बात कहता है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। चलिए इसको भी समझते हैं हम। राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथ की कठपुतली है, ये पराधीन वर्ग का शोषण करता है। जरा गौर करें, यहाँ क्या लिखा है मैंने? राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथ की कठपुतली है। अब जरा यहाँ देखिए आप, प्रभुत्वशाली वर्ग कौन होता है? जो धनवान होते हैं, जो संपत्तिशाली होते हैं। अब चूंकि इनके हाथों में आर्थिक शक्ति है, तो यहाँ मैंने लिखा है कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति का हाथ की कठपुतली। अब इनके हाथों में आर्थिक शक्ति है तो राजनीतिक शक्ति तो इनके हाथ की कठपुतली हो ही गई। तो आर्थिक शक्ति भी इनके पास में है, राजनीतिक शक्ति भी इनके पास में, इसलिए राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथ की कठपुतली है। मतलब जो राज्य है वास्तविक रूप में प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथ की कठपुतली है। मतलब प्रभुत्वशाली वर्ग कौन होगा? जिसके हाथों में आर्थिक शक्ति है, और आर्थिक शक्ति वास्तविक रूप में जो होती है वो राजनीतिक शक्ति को अपनी कठपुतली बना देता है। इसलिए राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथ की कठपुतली है और यह पराधीन वर्ग का शोषण करता है। मतलब जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, जिसके हाथों में आर्थिक शक्ति भी है और राजनीतिक शक्ति भी है, क्योंकि आर्थिक शक्ति इनके हाथों में है और आर्थिक शक्ति जिसके हाथों में होती है वो राजनीतिक शक्ति का खुलकर प्रयोग करता है, राजनीतिक शक्ति को कठपुतली बना देते हैं। तो वास्तविक रूप में जो प्रभुत्वशाली वर्ग है वह पराधीन वर्ग का शोषण करता है। पराधीन वर्ग कौन है? जो निर्धन है। जो निर्धन होते हैं इनके पास में ना आर्थिक शक्ति होती है ना राजनीतिक शक्ति होती है, इसलिए यह पराधीन वर्ग का शोषण करता है। कौन? राज्य पराधीन वर्ग का शोषण करता है। ठीक है, आगे मैंने लिखा है राज्य विरोधी वर्गों के संघर्ष का समाधान नहीं बल्कि उन्हें दबा देता है। अब जरा गौर करें, यहाँ जो मार्क्सवादी सिद्धांत है परिप्रेक्ष्य वो ये कह रहा है कि राज्य जो होता है वह विरोधी वर्गों के संघर्ष का समाधान नहीं करता है। क्या मार्क्सवादी सिद्धांत कह रहा है कि राज्य विरोधी वर्गों के संघर्ष का समाधान नहीं करता है। विरोधी वर्ग कौन हो गए? जैसे एक तरफ ये प्रभुत्वशाली हो गया, प्रभुत्वशाली वर्ग, और दूसरी तरफ पराधीन वर्ग हो गया, या एक तरफ धनवान हो गए दूसरी तरफ निर्धन वर्ग हो गया। ठीक है बेटा, भाई धनवान वर्ग, निर्धन वर्ग, या प्रभुत्वशाली वर्ग, पराधीन वर्ग। तो यहां मैंने लिखा है राज्य विरोधी वर्गों के संघर्ष का समाधान नहीं करता। मतलब मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य ये कहता है कि जो राज्य होता है वो परस्पर विरोधी वर्गों के अंतर्गत जो संघर्ष होता है उस संघर्ष का समाधान नहीं करता, बल्कि वो उन संघर्षों को दबाता है। और दबाता भी किसको है? पराधीन वर्ग को दबाता है, क्योंकि ये तो पराधीन वर्ग का शोषण करता है। राज्य तो वास्तविक रूप में शोषण का एक यंत्र है, शोषण का एक साधन है। इसलिए यहाँ पर
परस्पर विरोधी वर्गों के संघर्ष का समाधान नहीं होता है, बल्कि उन संघर्षों को यहाँ दबाया जाता है। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। मतलब जो पराधीन वर्ग होता है, जो निर्धन वर्ग होता है, उसका शोषण किया जाता है और इनको दबाया जाता है, इनको दबाने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों में अर्थात प्रभुत्वशाली और पराधीन वर्ग में वास्तविक रूप में जो संघर्ष हो रहा है, उस संघर्ष का समाधान नहीं होता, बल्कि पराधीन वर्ग को दबाने का प्रयास किया जाता है। ये मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य कह रहा है। अगली बात, शासितों की सहमति भ्रांति पैदा करने के लिए तथा अपने अस्तित्व को नैतिक दृष्टि से उचित ठहराने के लिए राज्य विचारधारात्मक शक्ति का प्रयोग करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो क्या कह रहा है, इसको समझना है बेहतर तरीके से। क्या कि शासितों की सहमति भ्रांति पैदा करने के लिए, मतलब यहाँ पर वास्तविक रूप में जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, जो धनवान वर्ग होता है, वो पराधीन वर्ग की सहमति, मतलब शासितों की सहमति मतलब जो पराधीन वर्ग है, शासितों की सहमति भ्रांति पैदा करने के लिए ली जाती है। क्या? शासितों की सहमति तो ली जाती है। जैसे आज हम देखते हैं, आज लोकतंत्र का जमाना है, लोकतंत्र युग है, तो इसमें चुनाव होते हैं, लेकिन मार्क्स कह रहे हैं यहाँ पर कि जो चुनाव भी कराए जाते हैं वो केवल एक भ्रांति है। भ्रांति क्यों है? ध्यान देंगे, शासितों की सहमति केवल भ्रांति पैदा करने के लिए ली जाती है तथा राज्य अपने अस्तित्व को नैतिक दृष्टि से उचित ठहराने के लिए राज्य विचारधारात्मक शक्ति का प्रयोग करता है। मतलब कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, एंगल्स कह रहे हैं कि फिर ये विचारधारात्मक शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे ढेरों विचारधाराएं, उदारवाद है, यस है, इसके साथ में व्यक्तिवाद है, समाजवाद है, अराजकतावाद है, नारीवाद है। तो ये कह रहा है कि वास्तव में राज्य विचारधारात्मक शक्ति का प्रयोग करता है। किसके लिए? शासितों की सहमति प्राप्त करने के लिए विचारधारात्मक शक्ति का प्रयोग करता है, जो कि एक भ्रांति है। यस, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैंने आगे लिखा है वर्ग सिद्धांत के, चूंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि राज्य का जो अस्तित्व में आना होता है या राज्य की स्थापना वास्तविक रूप में वर्ग संघर्ष के कारण होती है। ठीक है बेटा, तो इसलिए मैंने लिखा है कि वर्ग सिद्धांत के जो मुख्य प्रवर्तक है वह कार्ल मार्क्स और एंगल्स हैं। कार्ल मार्क्स जिनका जन्म 1818 में होता है और 1883 में इनकी मृत्यु होती है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स 1820 में जन्म होता है और 1895 में इनकी मृत्यु होती है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन दोनों ने मिलकर के लिखी है। ये एग्जाम पूछ लिया जाता है कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर के कौन सी पुस्तक लिखी है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी है। मतलब यहाँ पर साम्यवादी घोषणा पत्र, इसका हिंदी अर्थ होगा साम्यवादी घोषणा पत्र, जो कि 1848 में लिखा है। फिर से बोल रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मतलब साम्यवादी घोषणा पत्र, इन दोनों ने मिलकर के 1848 में लिखा है। और इस पुस्तक में इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि राजनीतिक शक्ति एक वर्ग का उत्पीड़न करने के लिए दूसरे वर्ग की संगठित शक्ति मात्र है। अब जरा गौर करें, ये दोनों कह रहे हैं कि राजनीतिक शक्ति मीन्स यह राज्य की तरफ संकेत है कि राजनीतिक शक्ति एक वर्ग का उत्पीड़न करने के लिए दूसरे वर्ग की संगठित शक्ति मात्र है। तो आप स्वयं देखिएगा, यहाँ पर जो धनवान है निर्धन का शोषण कर रहा है या प्रभुत्वशाली पराधीन वर्ग का शोषण कर रहा है, और राज्य केवल एक शोषण का उपकरण है, शोषण का एक साधन है, शोषण का एक यंत्र है। ये मान करके चलता है मार्क्सवादी सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। फिर लेनिन कह रहे हैं, लेनिन बेटा ध्यान दें, लेनिन क्या कह रहे हैं कि राज्य शासक वर्ग के हित में शासित वर्ग का दमन और उत्पीड़न करता है। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर भी राज्य शासक वर्ग के हित में शासित वर्ग का दमन और उत्पीड़न करता है। मतलब यहाँ पर भी वास्तविक रूप में जो ये पराधीन वर्ग है, जो निर्धन वर्ग है, इन्हीं का जो है दमन और उत्पीड़न किया जाता है। लेनिन भी यही बात बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि राज्य, अब ध्यान दे बेटा, राज्य का ये शोषणकारी स्वरूप इतिहास के आरंभ से ही चला आ रहा है। बेटा फिर से ध्यान दे, राज्य का ये शोषणकारी स्वरूप इतिहास के आरंभ से ही चला रहा है। मतलब राज्य को एक शोषण का उपकरण मानता है ये कौन? मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। अब शोषण का उपकरण, फिर मैंने लिखा है कि शोषणकारी स्वरूप इतिहास के आरंभ से ही चला रहा है। तो इतिहास के आरंभ का मतलब मैंने 6 अवस्थाएं बताई ना। आदिम अवस्था में कोई वर्ग अस्तित्व में नहीं आता, इसलिए वहां पर कोई वर्ग संघर्ष नहीं था, तो किसी का उत्पीड़न नहीं हो रहा था। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है दास अवस्था, उसके बाद में सामंती अवस्था आती
आती है और फिर पूंजीवादी अवस्था आती है। तो इन तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत वास्तविक रूप में दो वर्ग होते हैं और इन दोनों वर्गों के अंतर्गत जिसके हाथों में आर्थिक शक्ति होती है वो दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये बात लिखी है, राज्य का ये शोषणकारी स्वरूप इतिहास के आरंभ से ही चला आ रहा है। विशेषकर हम इसकी शुरुआत वास्तविक रूप में जो है दास अवस्था से मान सकते हैं। दास अवस्था में, सामंती अवस्था में और पूंजीवादी अवस्था में कटे छटे दो दो वर्ग रहे हैं। ठीक है बेटा। और जो वास्तविक रूप में पहली अवस्था है आदिम अवस्था, जिसके अंतर्गत कोई वर्ग नहीं था इसलिए वर्ग संघर्ष नहीं था। और जो पांचवी अवस्था है सर्वहारा वर्ग का मतलब सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, सर्वहारा का शासन, सर्वहारा वर्ग का शासन। तो यहाँ पर पूंजीपति वर्ग का सफाया करने के लिए जो है एक शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर शोषण नहीं हो रहा है, सिर्फ पूंजीपति वर्ग का सफाया हो रहा है। और जो छठी अवस्था आती है सामयिक अवस्था, इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में ना तो कोई वर्ग होता है, वर्ग नहीं होता है, वर्ग संघर्ष नहीं होता है, वर्ग संघर्ष नहीं होता है, तो फिर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सामयिक अवस्था के अंतर्गत मार्क्स ये कहते हैं कि यह एक ऐसी अवस्था होगी जो कि राज्य विहीन और क्या राज्य विहीन और वर्ग विहीन अवस्था होगी, या राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज होगा ये। ठीक है। फिर मैंने लिखा है पूंजीवाद में चरम सीमा पर आ जाता है ये। अब ध्यान देंगे, जो ये शोषणकारी स्वरूप है ये पूंजीवाद में चरम सीमा पर आ जाता है। मतलब पूंजीवादी अवस्था के अंतर्गत देखो, पहली अवस्था कौन सी है? आदिम अवस्था। दूसरी कौन सी है? दास अवस्था। तीसरी कौन सी है? सामंती अवस्था। चौथी कौन सी है? पूंजीवादी अवस्था। तो पूंजीवादी अवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में शोषण चरम सीमा पर आ जाता है। और जब चरम सीमा पर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो ये निर्धन होते हैं, यहाँ है नहीं निर्धन या पराधीन वर्ग, जो ये निर्धन होते हैं, निर्धन वर्ग संगठन बना करके फिर क्रांति करने देने का प्रयास करते हैं, या ये क्रांति कर दे। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में पूरी संभावना हो जाती है क्या कि यहाँ पर जो शोषण होता है वो चरम सीमा पर होता है। ऐसी स्थिति में जो निर्धन वर्ग होता है वो संगठन के बना करके क्या संगठन बनाकर एकजुट हो जाते हैं और वो क्रांति करेंगे या क्रांति कर दें और धनवान वर्ग को सत्ता से हटाकर स्वयं सत्ता संभाल लेंगे, स्वयं सत्ता संभालेंगे। और फिर इसके बाद में जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, उत्पादन के साधनों का समाजीकरण कर दिया जाएगा। मतलब उत्पादन के साधन संपूर्ण समाज के अधीन में होंगे, क्या संपूर्ण समाज उनका मालिक होगा। और फिर इसके बाद में क्या होगा कि ऐसे राज्य का कोई निहित स्वार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जो पांचवी अवस्था आती है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की अवस्था आती है, तो यहाँ पर जो सर्वहारा वर्ग होता है वह सत्ता का प्रयोग करता है, लेकिन यहाँ इसका कोई निहित स्वार्थ नहीं होता है, बल्कि पूंजीपति वर्ग का सफाया होता है। और जैसे पूंजीपति वर्ग का सफाया हो जाता है तो इसके बाद में कोई वर्ग शेष नहीं रहता है, कोई वर्ग शेष नहीं होता है। तो उसके बाद में छठी अवस्था आती है जिसको कि साम्यवादी अवस्था कहा जाता है, जो कि वास्तविक रूप में राज्य विहीन और वर्ग विहीन अवस्था होगी, जिसके अंतर्गत राज्य स्वतः ही लुप्त प्राय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स भी राज्य को शांत करने की बात करते हैं। और जैसा मैंने आगे लिखा है कि वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना फिर हो जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो डेफिनेटली मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य ये कह रहा है कि भाई इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो ये है कि एक वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना हो, एक ऐसा समाज जिसके अंतर्गत कोई वर्ग नहीं होंगे, वर्ग नहीं होंगे तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो फिर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए यहाँ वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना होगी। यही मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का या मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य है। क्या? वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना, जिसमें कोई वर्ग नहीं होंगे तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो फिर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि राज्य अस्तित्व में कब आता है? जबकि वास्तविक रूप में निजी संपत्ति के आधार पर समाज दो परस्पर विरोधी वर्गों में बढ़ जाता है, धनवान और निर्धन। और छठी अवस्था के अंतर्गत आकर के कोई वर्ग नहीं होगा तो फिर यहाँ वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए फिर राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य की समालोचना में हम इसका योगदान और इसकी त्रुटि या कमी ये दोनों बातें लेंगे। संक्षेप में ध्यान दें, इसका योगदान क्या है? मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का योगदान तो यह है कि इतिहास की यात्रा को निर्धारित करने में आर्थिक शक्तियों की भूमिका को स्पष्ट किया है। मतलब मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य ने इतिहास की यात्रा को निर्धारित करने में आर्थिक शक्तियों की भूमिका को स्पष्ट किया है। अर्थात इनका कहना यह है कि वास्तविक रूप में जब हम संपूर्ण इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें ये बात स्पष्ट दिखाई देती है कि इन्होंने आर्थिक तत्वों के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और ये कहा है कि आर्थिक शक्तियों की भूमिका वास्तविक रूप में इतिहास के निर्धारण में या इतिहास की यात्रा को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कौन? आर्थिक शक्ति। और ये बात सत्य भी है।
देखिएगा भाई, आर्थिक शक्ति या आर्थिक तत्व सब कुछ तो नहीं है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कौन? आर्थिक शक्ति, आर्थिक तत्व। यस बेटा, आज भी हम देख सकते हैं जिसके हाथों में आर्थिक शक्ति होती है वो राजनीतिक शक्ति का भी प्रयोग करता है। तो ये इनका योगदान होगा। अब इस परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में कमी क्या रहेगी, इसकी त्रुटि क्या है, गौर करें। यह केवल आर्थिक तत्वों को संपूर्ण सामाजिक जीवन की धुरी मानता है। अब इसकी कमी यह है कि यह केवल आर्थिक तत्वों को संपूर्ण सामाजिक जीवन की धुरी मानता है। मतलब इसमें कमी यह है कि ये आर्थिक तत्वों को ही सब कुछ मानता है, लेकिन वास्तव में समाज के विकास में या इतिहास के विकास में केवल आर्थिक तत्व ही सब कुछ नहीं होता है, अन्य तत्वों का भी योगदान होता है। हाँ, महत्वपूर्ण भले ही है, लेकिन आर्थिक तत्व ही सब कुछ नहीं होता है, जबकि आर्थिक तत्वों को सब कुछ मानता है, तो इसकी कमी है। इसके बाद में जैसे मैं आपको समझाऊं कि यूगोस्लाविया के मार्क्सवादी विचारक मिलोवान जिलास, जरा नोट करेंगे, एग्जाम पूछ लिया जाता है। यूगोस्लाविया के मार्क्सवादी विचारक मिलोवान जिलास, नोट करेंगे, मिलोवान जिलास ने अपनी कृति पुस्तक द न्यू क्लास मतलब नए वर्ग में, नए वर्ग के नाम से इन्होंने किताब लिखे, तर्क दिया कि साम्यवादी दलों के अधिकारी शक्तिशाली हो गए थे और नए वर्ग का रूप धारण कर लिया। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में ये बात कही जाती है, इसकी आलोचना के अंतर्गत ही आएगा, ये बात कही जाती है कि जो साम्यवादी अवस्था आएगी उसमें राज्यविहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो पांचवी अवस्था है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का, तो उसमें जो सर्वहारा वर्ग है, मतलब जो मजदूर हैं, मजदूरों के हाथों में जो सत्ता आ जाती है, शक्ति आ जाती है, तो क्या करते हैं वो वहाँ पर, जबकि उनको शक्ति का प्रयोग केवल संक्रमण कारण के लिए करना था, कुछ समय के लिए करना था, लेकिन वो अधिकारी बन बैठे और राजनीतिक शक्ति का खुलकर के प्रयोग करने लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इन्होंने तर्क दिया है कि साम्यवादी दलों के अधिकारी शक्तिशाली हो गए थे और नए वर्ग का रूप धारण किया। मतलब जो साम्यवादी दलों के अधिकारी थे, इन्होंने स्वयं एक नए वर्ग का रूप धारण कर लिया और इन्होंने फिर राजनीतिक शक्ति का खुल करके प्रयोग किया और यहाँ अन्यों का फिर शोषण किया गया। इसलिए फिर जो शक्ति की विषमता होगी, क्योंकि शक्ति की विषमता तो हो ही गई भाई, जो साम्यवादी दल के जो अधिकारी थे इन्होंने नए वर्ग का रूप धारण कर लिया और ये राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने लगे, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने लगे, तो बात वो की वो होगी कि यहाँ स्पष्ट रूप में फिर क्या होगा, शक्ति की विषमता होगी। और जैसे ही वहां पर सोवियत संघ में विशेषकर शक्ति की विषमता हुई, तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। फिर क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसका मतलब ये होगा कि साम्यवादी जो विचारधारा थी उसका धीरे 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 समापन शुरू हो गया। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि साम्यवादी दलों ने आम नागरिकों की भावनाओं को कुचल कर ही अपनी शक्ति कायम कर रखी थी। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो साम्यवादी दलों ने आम नागरिकों की भावनाओं को कुचल कर ही अपनी शक्ति कायम कर रखी थी। जैसे कि चीन के अंतर्गत तियानमेन चौक के ऊपर 1979 में लगभग लाखों लोगों को जो है साम्यवादी विचारधारा के विरुद्ध बोलने पर गोलियों से भून दिया गया था। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि यहाँ जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का ये लक्ष्य था कि भी अंत में एक वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना होगी, ये सपना पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जिन लोगों को कुछ समय के लिए शक्ति दी जा रही थी सर्वहारा वर्ग को कि कुछ समय के लिए आप शक्ति का प्रयोग करें जिससे कि पूंजीवादी वर्ग का सफाया हो, लेकिन उन्होंने स्वयं ने एक नए वर्ग का रूप धारण कर लिया। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ, शक्ति की विषमता बढ़ गई और शक्ति की विषमता बढ़ गई तो फिर यह असहनीय स्थिति होगी और इसके कारण 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बात हो। फिर अंत में लिखा है साम्यवादी दलों ने आम नागरिकों की भावनाओं को कुचल कर ही अपनी शक्ति कायम कर रखी थी। मतलब जो साम्यवादी दल थे इन्होंने क्या किया, आम नागरिकों की भावनाओं को कुचल दिया, जबकि होना तो यह था कि इनको वास्तविक रूप में शक्ति की विषमता को बढ़ाना नहीं था बल्कि समाप्त करना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, शक्ति की विषमता को जो है और बढ़ा दिया और इन्होंने नए वर्ग का ही रूप धारण कर लिया। इसलिए आप कह सकते हैं कि साम्यवादी दलों ने, जैसे कि पूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत एक दलीय व्यवस्था ही थी तो साम्यवादी दल, आज चीन के अंतर्गत हम देख सकते हैं एक दलीय व्यवस्था साम्यवादी दल, तो आज चीन में साम्यवादी दल ही सर्वहारा व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका चीन के साम्यवादी दल के अधीन ही कार्य करता है। साम्यवादी दल जैसा कहता है वैसे कानून बनाए जाते हैं, साम्यवादी दल जैसा कहता है वैसे कानूनों की क्रियान्विति की जाती है, साम्यवादी दल जैसे कहता है वैसे ही न्यायपालिका अपने फैसले सुनाती है। तो डेफिनेटली व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका चीन के अंतर्गत साम्यवादी दल की अधीनता में, जबकि सोवियत संघ का विघटन हो गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, वहाँ साम्यवादी जो विचारधारा है उसका समापन हो गया है, मतलब साम्यवाद का अवसान हो गया है।
ठीक है बेटा। तो आम नागरिकों की भावनाओं को कुचलकर ही अपनी शक्ति कायम कर रखी थी, ठीक है। इसलिए सोवियत संघ का विघटन होना अति आवश्यक था। अब वर्तमान समय में चीन ने धीरे धीरे अपनी विचारधारा के अंतर्गत परिवर्तन कर लिया और निजीकरण के ऊपर जोर दे दिया, मतलब लोगों की स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया है। ये हो गया आपका मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत। तो इसकी मूल बात जो है निष्कर्ष रूप में यही होगी क्या, कि राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण है। एक तो ये कहता है कि जो राज्य होता है वो प्रभुत्वशाली वर्ग मतलब धनवान वर्ग का एक उपकरण है और राज्य पराधीन वर्ग के शोषण का साधन है। ये दोनों बातें नोट करनी है एक तो। और एक ही करना है कि मार्क्सवादी सिद्धांत ये कहता है कि राज्य न तो प्राकृतिक संस्था है और न नैतिक संस्था है, बल्कि यह तो एक कृत्रिम उपकरण है। यह एक कृत्रिम उपकरण है, यह एक कृत्रिम साधन है। ये 3-4 बातें आपको नोट करनी है। ये पूरा का पूरा लेक्चर स्पष्ट हो जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है आप राज्य के स्वरूप का जो 8वां सिद्धांत है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य सिद्धांत, ये अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।